नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अविनाश चंद्रा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर किसी को बार बार लूज मोशन की समस्या हो रही है, बार बार किसी को दस्त हो रहा है, तो वो कितना खतरनाक है और किस तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, क्रोनिक डायरिया कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि लोग अक्सर दस्त को आम समझकर, आई गई बात समझकर भुला देते हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कितना ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। देखिए, बीमारी कोई भी हो नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। डायरिया अमूमन हम लोग बोलते किसे हैं, पहले ये समझिए डायरिया होता क्या है। इंक्रीज इन स्टूल फ्रीक्वेंसी, किसी भी मनुष्य के बॉवेल मूवमेंट का इंक्रीज होना डायरिया होता है। अगर कोई आदमी जनरली एक बार जाता है और पिछले 3-4-5 दिनों से 3 या 4 बार जा रहा है और कंसिस्टेंसी स्टूल के कुछ भी हो, तो इसे हम डायरिया कहेंगे। अब बात आती है क्रोनिक डायरिया की। बीमारी अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा है तो इसे हम क्रोनिक डायरिया बोलेंगे। इसे नज़रअंदाज न करें, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब स्टूल का कंसिस्टेंसी कैसा है, इस पे हम डिसाइड करेंगे। स्टूल का वॉल्यूम कैसा है, इस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये स्मॉल बाउल डायरिया है या लार्ज बाउल डायरिया। डायरिया को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, स्मॉल बाउल डायरिया और लार्ज बाउल डायरिया। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को लगातार अब डायरिया की समस्या हो रही है तो उसके शरीर को वो कैसे प्रभावित करता है? अगर बार बार आपको दस्त हो रही है तो आपका सबसे सिग्निफिकेंट जो मार्कर होगा वो होगा कि आपका वजन कमेगा। मरीज़ को वजन में कमी आएगी। भोजन नहीं पच रहा है तभी तो डायरिया हो रहा है, इसलिए मरीज़ का वजन कमेगा। दूसरी बात, मरीज़ का वर्क एफिशिएंसी कमेगा। मरीज़ अपना सारा पूरी क्षमता लगा के कोई काम नहीं कर पाएगा। वो हमेशा लगेगा रहेगा कि यार ये करेंगे तो क्या होगा, कहीं दस्त न लग जाए। उसके खान पान के हैबिट्स में दिक्कत हो जाती है। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर कोई इस चीज़ से परेशान है, इलाज के लिए आते हैं, तो दवाइयों के अलावा क्या कोई घरेलू परहेज़ भी कहा जाता है कि घर में आपको इन चीज़ों का अवॉइड करना है? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बीमारी का कारण क्या है। बहुत सारे आदमी क्या होते हैं जो बोलते हैं कि हम दूध पीते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। तो उससे हम लोग, दूध में एक प्रोटीन होता है जिसको लैक्टोजेन प्रोटीन बोलते हैं, तो उसे हम लोग लैक्टोजेन इंटॉलरेंस बोलते हैं और हम लोग बोलते हैं कि उस दूध को बंद कर दीजिए। सबसे फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट यही होता है कि दूध बंद कर देते हैं हम लोग इन मरीजों में। कभी कभी ऐसा क्या होता है, सर्टेन फूड्स होते हैं जिसके कारण से पेट खराब होता है, जैसे बंदा गोभी या फूल गोभी या सॉसेजेस होते हैं जिसको खाने से भी पेट खराब होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि इन फूडों को अवॉइड करें और दूसरे अनाज को सेवन करें। तीसरी बात होती है, कभी कभी किसी किसी मरीज़ को गेहूं से एलर्जी होती है, जिसको गेहूं में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसको ग्लूटीन प्रोटीन कहते हैं, तो उसके कारण भी एलर्जी होती है, जिसके कारण कि डायरिया होता है। तो वैसे मरीजों को हम लोग जांच करते हैं, अपर जी एंडोस्कोपी करते हैं और वहाँ से एक मांस का टुकड़ा निकालते हैं, जिसे बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी टेस्ट कराते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि इसे इस टाइप की बीमारी है या नहीं है, और सर्टन ब्लड टेस्ट कराकर ये प्रूफ करते हैं कि मरीज़ को उस गेहूँ से एलर्जी है और उस मरीज़ को हम लोग गेहूं बंद कर देते हैं और सर्टेन एंटी डायरियल ड्रग्स देते हैं, प्रोबायोटिक्स देते हैं, ताकि ये आराम से रहे। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज कितने वक्त तक चलता है? एक मरीज़ को इससे ठीक होने में कितना समय निकल जाता है? देखिए, जब अगर आप डायग्नोज किए कि इसे एलर्जी है, जैसे लैक्टोजेन इंटॉलरेंस है या ग्लूटामिन से एलर्जी है, तो इससे तो आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग बंद करना पड़ता है जी। और अगर वो बंद कर देते हैं और डायरिया में सुधार हो जाता है तो किसी टाइप के दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल परहेजी खाना खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं यहाँ ये समझना चाहूँगी कि एक आपने बताया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूसरा आपने ये बताया कि कुछ लोगों को गेहूं से भी दिक्कत हो सकती है। इन दोनों चीज़ों के अलावा क्या कोई और तीसरा ऐसा मेजर फैक्टर होता है? मैंने बताया ना कि सर्टेन सब्जियां होती हैं जिसके कारण लूज मोशन हो सकता है, जैसे फूल गोभी होती हैं, बंदा गोभी होती हैं, सॉसेजेस होते हैं जिसके कारण भी लूज मोशन होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देखें और उसे अवॉइड करें। डायरिया होने के 36 घंटे पहले आप किस टाइप का भोजन किए थे उसको देखें और उसको एक एक करके ट्राई करें, और जिससे डायरिया होता है उसको छोड़ते चले जाएँ। उसको छोड़ते चले। डॉक्टर साहब, तो
ऑल्टरनेटिव्स, अब जैसे आपने कहा कि दूध लोग आप मना करते हैं दूध के लिए, तो दूध का ऑल्टरनेटिव क्या कुछ होता है? क्योंकि कुछ लोग ना केवल दूध के शौकीन होते हैं लेकिन शरीर के लिए भी दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोई ऑल्टरनेटिव? आप दही खा सकते हैं, दही से आपको ऐसी इंटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। और आजकल मार्केट्स में सोयाबीन का दूध आ गया है, बादाम का दूध आ गया है, आप उसे ले सकते हैं। उसमें इस टाइप की प्रोटीन नहीं होती हैं और इससे एलर्जी होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।